जैसा मैंने आपको बताया, स्क्रीन फ्री टाइम होना चाहिए। आप जब भी देख रहे हो कि बच्चा स्क्रीन लेके बैठता है तो आप उनको फैमिली टाइमिंग चाहिए। पेरेंट्स जो है वो खुद अपना मोबाइल पहले साइड में रखे और उसके साथ में बैठे। सर आजकल के कई बच्चे खाना ठीक तरीके से नहीं खाते हैं, तो उस समय माता पिता क्या करें और एक बच्चे की सही डाइट क्या होनी चाहिए? आज के टाइम में अगर उसको आपको इजी पेरेंटिंग बनाना हो तो हमेशा सोचिए कि आपका बच्चा सिर्फ आपको कॉपी कर रहा है। आप जो करोगे वही आपका बच्चा आपको फॉलो करेगा और आपसे वही चीज़ें सीखेगा। तो सर छोटे बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? वो लोग है उसको काजल लगाने का स्टार्ट कर देते हैं आईज़ में। उनको बहुत बार हम लोग समझाते हैं कि आपको आईज़ में काजल नहीं लगानी है। आईज़ में काजल के अंदर कार्बन और ऐसे कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं जो सर सर्दी जुकाम के बाद बच्चों में अक्सर कान में पानी या पस निकलते हैं, तो सर उसका क्या रीजन हो सकता है? खुद उसको फॉलो करें। अगर आप खुद ही ऑर्डर कर रहे हैं तो डेफिनेटली 24 घंटे जोमेटो से, स्विगी से, तो बच्चे भी वो वही सीखने वाले हैं। जी। सर एक सबसे बड़ी पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स है कि बच्चे का वेट गेन नहीं होता है, तो सर उस पर आप क्या कहेंगे? तो हमेशा पेरेंट जब भी बच्चा वो नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, इस तरीके खा रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके बच्चे के बॉडी में आयरन की कमी है। सर हम अक्सर देखते हैं कि पैकेट वाले स्नैक्स में मौजूद प्रिजर्वेटिव और केमिकल बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर डालते हैं? देखिए, बेबी वॉकर बच्चों के लिए कभी भी सही नहीं है। जी ठीक है। सर काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी होती है। तो पेरेंट्स आपके रिक्वेस्ट है कि आप मसाज खुद ही करें। बहुत जेंटल ऑयल का मसाज करना होता है जो बच्चे के लिए हेल्पफुल रहता है। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार जोशी और आप देख रहे थे संदीप शो, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी बातचीत जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एक बच्चे का जन्म परिवार के लिए खुशी के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे, लेकिन कई बार जानकारी की कमी, पुराने मिथ और छोटी छोटी गलतियां बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। आज हम बात करेंगे नवजात शिशु की सही देखभाल, वैक्सीनेशन, पेरेंटिंग मिस्टेक, बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों पर। इन्हीं विषयों पर सही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अविनाश बोथरा जी, एमबीबीएस, एमडी, पीडियाट्रिक्स एवं फेलोशिप इन न्यूरोटोलॉजी। वर्तमान में वे एसोसिएट प्रोफेसर एवं कंसल्टेंट न्यूरोटोलॉजिस्ट एवं पीडियाट्रिशियन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। न्यूबॉर्न केयर, पीडियाट्रिक्स हेल्थ और चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में उनका विशेष अनुभव एवं एक्सपर्टीज है। अगर आप भी ऐसे ही उपयोगी और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो द संदीप शो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का यह बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर द संदीप शो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर एक शिशु रोग विशेषज्ञ बनने की सर आपकी यात्रा कैसे रही सर? देखिए, शिशु रोग विशेषज्ञ बनने की यात्रा एक बहुत ही लंबी यात्रा है। जैसे हम कहते हैं कि पहले हम 10th एजुकेशन करते हैं, फिर 12th का एजुकेशन, उसके बाद में मेडिकल फील्ड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर एमबीबीएस क्लियर करते हैं, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देते हैं। वहाँ से कंप्लीट करते करते हमको 12 साल 13 साल का वो समय लग जाता है इसमें आने के बाद। तो बहुत ही लंबी यात्रा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें। पर अल्टीमेटली पीडियाट्रिशियन हमको बनने में कम से कम 12-13 साल वो इनिशियली लग जाते हैं। तो सर शिशु रोग विशेषज्ञ और का क्षेत्र और अन्य मेडिकल क्षेत्रों की तुलना कितनी अलग है और चुनौतीपूर्ण है? देखिए, पीडियाट्रिशियन या शिशु रोग विशेषज्ञ होते हुए ये एक अलग, पूरा ही अलग चीज़ है। जैसे कि हम कोई बड़ों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, फिजिशियन होते हैं, कोई बच्चों के डॉक्टर जैसे हम बोलते हैं, कई वो न्यूबॉर्न के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ पे बच्चे, अगर हम न्यूबॉर्न की बात करें तो न्यूबॉर्न है वो अपने आप में कुछ बोल नहीं सकता। वो अपना क्या कंप्लेन है, क्या प्रॉब्लम है, वो बता नहीं सकता। उसको सिर्फ एक ही चीज़ करना आता है, वो है वो क्राई करना। तो वो बच्चा रो के और बताएगा कि हमें कुछ प्रॉब्लम है। तो बीइंग ए पीडियाट्रिशियन और न्यूरोटोलॉजिस्ट और नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ, हमें ये देखना होता है या पता करना होता है उसको कि उसको किस वजह से वो रो रहा है। तो एक बहुत ही टफ टास्क है और बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है उसको समझना। और समय के साथ में हम वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं और वो
उसके बाद में हमें उनको समझना पड़ता है। तो हमारी फील्ड में जैसे मैं न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट हूँ, तो कई बार है वो 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, ठीक है, 6 माही, 7 माही, 8 माही बच्चे जो रहते हैं उनका हमें ट्रीटमेंट है वो करते हैं। तो उनको वहाँ से लेके और वापस एक 9 महीने तक की जो जर्नी है उनको हमें पेट से बाहर, रूम के बाहर एक कांच की पेटी में, जिसको NICU बोलते हैं, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, उसके अंदर रख के बच्चे को है वो लेवल तक वापस से लेके जाना रहता है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बच्चा पूरा प्रीमेच्योर होता है, पूरा मैच्योर नहीं होता है, बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली बना नहीं होता है, तो दिमाग की जो वेन्स होती है वो भी मजबूत नहीं होती है, वो भी कभी भी फट सकती है, लंग्स प्रॉपर बने नहीं होते तो सांस में दिक्कत होती है बच्चे को, हाथों की मजबूती नहीं होती है, तो जितना हम दूध स्टार्ट करते हैं नली से तो हाथे फटने का डर रहता है, उसमें हाथों में सूजन आने का डर रहता है। तो हर दिन हमारा वो एक चैलेंजिंग डे रहता है, पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना एक चैलेंजिंग रहता है, उनको ये समझाना कि आपको जितना समय पहले हुआ है उतना समय आईसीयू में रहना पड़ेगा, और उस चीज़ के लिए धीरे 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 समय के साथ में इम्प्रूवमेंट आएगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो ये एक सीधा रास्ता नहीं है, ये ऊपर चढ़ाव, मतलब इस पर गड्ढे भी बहुत सारे मिलेंगे, दिक्कतें भी आएगी, नॉर्मल भी चलेगा इंसान। तो वो सब चीज़ों को फेस करते हुए और फिर लास्ट में वो उनको बच्चा एक सक्सेसफुल है वो देने की, तो इसमें हम पूरा हमारा पूरा एफर्ट डालते हैं, पूरी टीम का एफर्ट डालते हैं, और पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहता है कि वो हमें भी मोटिवेट करते हैं कि आप करिए, हम आपके साथ में हैं, जो होगा वो हम देखेंगे, ऐसा। तो सर आज के समय में न्यू पेरेंट्स बच्चों की देखभाल में सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं? देखिए आजकल पेरेंटहुड बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है, ये इतना आसान नहीं है कि जैसे पहले एक बच्चा किया, जैसे वो बच्चा अपने आप बड़ा हो गया, रिलेटिव्स के बीच में रह के, फैमिली के बीच में रह के, ठीक है, सबका प्यार मिल रहा है, सब चीज़ें हो रही है। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही और एक बच्चा है, तो वहाँ पे पेरेंटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया उनके लिए सपोर्ट सिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है। जब सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है तो लोग दूसरे दूसरे ऑल्टरनेटिव सर्च करते हैं। जैसे पहले अगर बच्चे को केयर करना था तो दादा दादी के पास में छोड़ दिया, अंकल के पास छोड़ दिया, तो बच्चे को वो मैनेज कर लेते थे, खेलने में उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। आजकल सब वर्किंग हो गए हैं, तो बच्चा जब अकेला होता है तो वो ऑप्शनली मोबाइल पकड़ा देते हैं कि हमें थोड़ी देर कुछ काम करना है, ये मोबाइल लो, बच्चा मोबाइल पे वीडियो गेम, मोबाइल देखने लग जाता है। तो वो वहीं से ही है, वो बच्चे की आजकल की जो आदतें ख़राब हुई है कि वो मोबाइल देख के बिना कुछ काम नहीं करता है, खाना नहीं खाता है, 24 घंटे उसको मोबाइल चाहिए। तो वो जो दिक्कतें हैं वो कहीं से नहीं, वो हमारी खुद की है, वो बनाई हुई प्रॉब्लम्स हैं। अब हम उसके साथ में वो डील कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज बच्चों के अंदर देखने को मिले हैं, टेम्पर टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, वो कहना नहीं मानते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे उनको जान की जोखिम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें वो बेसिकली कई बार है वो पेरेंटहुड या फिर उनको प्रॉपरली ध्यान नहीं देने से वो दिक्कतें हो सकती है। तो सर आपके अनुभव में पेरेंट्स सबसे ज्यादा कौन से सवाल या उम्मीद लेकर आपके पास आते हैं? देखिए सवाल में कॉमनली आजकल जो रहता है वो जैसे ही बच्चे, हम न्यूबॉर्न को डिस्चार्ज करते हैं, घर जाते हैं, घर जाने के बाद में वो लोग है उसको काजल लगाने का स्टार्ट कर देते हैं आईज़ में। उनको बहुत बार हम लोग समझाते हैं कि आपको आईज़ में काजल नहीं लगानी है, आईज़ में काजल के अंदर कार्बन और ऐसे कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं जो जब भी आई में जाएंगे तो वो आई को डैमेज करने के चांसेस रहते हैं, आई के इन्फेक्शन करने के चांसेस रहते हैं। तो हम हमेशा मना करते हैं कि बच्चों को आंखों में काजल नहीं लगाओ, इससे सुंदर नहीं होता है बच्चा, आंखें ख़राब हो सकती है। आप काजल को सिर पे लगा सकते हो, हाथ पे लगा सकते हो, बहुत सारे और प्लेसेस हैं जहाँ पे आप काजल को लगा सकते हो और वो वही काम करेगा जो आपकी मान्यता है। तो स्पेशली काजल वाले जो लगाने वाले बच्चे जो आते हैं वो आते हैं, कई आते हैं जो लोई, मतलब जो आटे की लोई करते हैं बच्चे के बॉडी पे, जिससे कि जो छोटे छोटे बाल हैं तो उसके लिए लोई करते हैं, पर आपको समझना है कि वो बाल है वो इमेच्योर है, वो अपने आप से समय के साथ में निकल जाएंगे। आपकी लोई करने से, उतना घसने से बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और उसका डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, इसलिए बच्चे की स्किन लाल हो जाती है पूरी, दाने निकल आते हैं, कई बार इन्फेक्शन इतना बढ़ता है कि उसको एंटीबायोटिक भी देना पड़ सकता है, हॉस्पिटल भी है वो एडमिट रहना पड़ सकता है। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि वो लोई को अवॉइड करें, बच्चे की स्किन पे आटे की लोई ना करें, आँखों में काजल ना लगाएं, और शहद ना चटाएं उनको, और ग्राइप वाटर देने की बहुत बड़ी प्रथा है बच्चों के अंदर, तो वो ग्राइप वाटर ना दें, क्योंकि इन सब के अंदर ऐसे कंटेंट होते हैं जो बच्चे के लिए
अच्छे नहीं है, उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो सर छोटे बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए पेरेंट्स को एक प्रॉपर टाइम पे अपने साथ में बिठा के और एक अच्छा खाना है वो खिलाने की हैबिट डालनी चाहिए। उनका प्रॉपर मील होना चाहिए। सुबह उठने के बाद में उनको मिल्क मिलना चाहिए। उसके बाद में ब्रेकफास्ट में प्रॉपर ब्रेकफास्ट होना चाहिए उनका। कोई फ्रूट हो, वो पोहा हो, उपमा हो, इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। लंच के अंदर प्रॉपर फूड होना चाहिए। तो हर एक जो डाइट है, मील है, उसका प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा खाना ये वाला जो बेसिक अच्छा खाना हेल्दी फूड है वो नहीं खा रहा है तो हम उसको पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें। ये भी सारे इश्यूज जो है वो टाइम नहीं देने की वजह से आते हैं कि बच्चा बाहर जब एक्सपोज होता है लोगों के साथ में, सेम एज ग्रुप के साथ में, तो वहाँ से बाहर जाते हैं तो वो ये सब पिज़्ज़ा बर्गर आजकल के जो है वो फूड है वो इनटेक ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वो हेल्थ बॉडी बढ़ने लगती है और बहुत सारी जो है वो बीमारियाँ बढ़ने लगती है। तो हमेशा में ये ध्यान देना है कि घर पे रूटीनली वो हेल्दी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, मिल्क, अगर एग खाता है तो एग दे सकते हो, मिल्क, और बेसिक जो अच्छा फूड है, न्यूट्रिशन फूड है वो आप दें। और जब भी आप बाहर जाएं एक चीट डे फिक्स कर लें कि उस दिन पे ही आपको है वो बाहर का कुछ खाने को, और वो भी फिक्स चीज़ आपको मिलेगी। तो इस तरीके का थोड़ा सा प्रोटोकॉल बनाएं, आप खुद उसको फॉलो करें। अगर आप खुद ही ऑर्डर कर रहे हैं डेफिनेटली 24 घंटे जोमेटो से, स्विगी से, तो बच्चे भी वो वही सीखने वाले हैं। तो हमेशा ट्राई करें कि जो बच्चा देखता है वही बच्चा सीखता है। बच्चे को कहने से वो लर्न नहीं करता, वो आपको ही ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपका ही एक रूप है। तो वो बच्चा घर में आसपास में पड़ोसियों को, अपने आप को देख के ही फैमिली में कि मेरे पेरेंट्स ये कर रहे हैं तो हमें ये सही चीज़ है, इसीलिए हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो डेफिनेटली हमें ही अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा, तभी जाके बच्चे वो धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होंगे। जी सर, एक सबसे बड़ी पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स है कि बच्चे का वेट गेन नहीं होता है, तो सर उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बच्चे का वेट गेन नहीं होता है तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। सबसे पहले होता है कि उसकी डाइट जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाली नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है बच्चा। तो बच्चे के अंदर कई सारी, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है। और ये सब चीज़ों की कमी होने की वजह से जो बच्चा खा रहा है वो बच्चे की बॉडी में लग नहीं रहा है, मतलब उसका वेट गेन करने में वो सपोर्ट एब्जॉर्व नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे का वेट है वो नहीं बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हमें, अगर जो बेसिक डेफिशिएंसीज है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, आप बहुत सारे पेरेंट्स की कॉमन कंप्लेन रहती है कि मेरा बच्चा मिट्टी खाता है, मेरा बच्चा कलर की पपड़ियाँ निकाल निकाल के खाता है, पत्थर खाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आइटम ये न्यूट्रिशनल नहीं होती है, नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें खाने से बच्चे को कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, बट कुछ ऐसी चीज़ें बॉडी में जा रही है जिसकी वजह से वो उसके वर्म्स बन सकते हैं, पेट में कीड़े बन सकते हैं, जो डाइजेशन है वो इम्प्रॉपर हो सकता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमेशा पेरेंट जब भी बच्चा वो नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, इस तरीके खा रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके बच्चे के बॉडी में आयरन की कमी है। आयरन की कमी है तो उसको ट्रीट ही करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्ली डॉक्टर के पास ले जाके आयरन की डोज स्टार्ट करनी पड़ेगी। 3 to 5 मंथ्स का कोर्स है, आपको कंप्लीट कोर्स करना पड़ेगा। देन आपको जो डीवर्मिंग करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी इसके लिए। तो सर बच्चों में एलर्जी की समस्या अभी प्रेजेंट टाइम में बढ़ रही है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, एलर्जी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये वो कई बार आपकी जेनेटिक फैक्टर प्ले कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो है वो आपका फूड एनवायरनमेंट कैसा, आप खाना किस तरीके का खा रहे हैं, तो उसके अंदर भी एलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद में है कि बच्चे का रूटीन क्या है, अगर उसका आउटडोर रूटीन है, इंडोर रूटीन है, तो वो रूटीन पे भी है वो बच्चे का जो है वो एलर्जी की चीज़ें बहुत सारी मैटर करती है। तो हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हम यूज़ में ले रहे हैं, तो वो सारे फैक्टर्स हैं। तो ये सब चीज़ें अब एलर्जी में, फैमिली में एलर्जी की हिस्ट्री है तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा प्रोन रहेंगे, उनको एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखते हुए, अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि कोई चीज़ से एलर्जी हो रही है, बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, या फिर कोई चीज़ खाने के बाद में एलर्जी हो रही है, तो ये सब चीज़ें हो रही है, तो डेफिनेटली वो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें, तो उसके रिगार्डिंग जो भी कॉज रहेगा वो आपको बता सकते हैं। सर अभी इससे पहले हमने एक बात करी थी कि बच्चे की वेट गेन की, तो क्या बच्चे की कोई एक फिक्स एज के हिसाब से उसका इतना वेट होना चाहिए या उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, इसका कुछ मापदंड बना हुआ है?
जी, नॉर्मली कैसा रहता है कि जन्म पे जो बच्चे का नॉर्मल वेट हम बोलते हैं वो 2.5 से 3 किलो का नॉर्मल वेट बताया जी जाता जी है, ठीक है। सो उसके बाद में उसका वेट डबल होता है, वो 5 to 6 मंथ्स की एज पे वो डबल हो जाता है। अगर बच्चे का वजन 3 किलो है जन्म पे, तो 5 से 6 महीने के आसपास में उसका वजन 6 किलो हो जाता है। जी। और उसका वजन है वो 1 साल पे 3 गुना हो जाता है, मतलब 9 किलो होना 9 चाहिए। ये किलो। अप्रोक्सीमेटली 1 साल का वेट गेन का पैटर्न रहता है। उसके बाद में भी ऐसे ग्रोथ चार्ट आते हैं WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, जहाँ पे आप अपने बच्चे का वेट अपनी एज के हिसाब से उसमें प्लॉट कर सकते हैं। और आपका जी वेट आप देख सकते हो कि आपका बच्चा है वो बाकी दुनिया के जो बच्चे हैं उस एज ग्रुप के, उस सेक्स के बच्चों के हिसाब से चल रहे हैं, या फिर आपका बच्चा है वो कुपोषण में फॉल कर रहा है। तो जी डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा है वो वेट कम है, हाइट नहीं बढ़ रही है, तो अपने पीडियाट्रिशियन के पास आज ही जाएं और उनसे वो पता करें कि आपके बच्चे का वेट है वो कहाँ फॉल कर रहा है, नॉर्मल रेंज में है उस चार्ट में, या फिर वो पीछे रह रहा है। अगर पीछे रह रहा है तो उसका क्या कारण है वो पता करने की कोशिश ज़रूर करें। जी। सर, सर्दी जुकाम के बाद बच्चों में अक्सर कान में पानी या पस निकलते हैं, तो सर उसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, सर्दी जुकाम के अंदर क्या रहता है कि पीछे गले के अंदर पीछे एक यूस्टेशियन ट्यूब नाम की चीज़ रहती है। वो गले से वो कान के बीच वाला जो एरिया होता है वहाँ पे वो कनेक्टेड रहती है। तो जब भी सर्दी जुकाम होता है तो गले में वो कंजेशन हो जाता है, ठीक है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग जी हो जी सकती है। तो उसकी वजह से वो सूजन जो है वो कान के बीच वाले भाग में पहुँच जाती है। और उस वजह से जब भी सर्दी जुकाम होता है तो बच्चे को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, मतलब कान में दर्द होने लगता है, पस निकलने लगता है, ठीक है ना। तो ये सारी कॉम्प्लेन जो है वो बहुत कॉमन है। तो जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले ट्राई करें कि बच्चे का जो है वो थ्रोट इन्फेक्शन जो है उसको क्योर करने की कोशिश की जी जाए। जी और अगर बच्चा कई बार है वो बॉटल फीडिंग करता है, तो बॉटल फीडिंग के अंदर भी है वो बच्चा ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो नली हॉरिजॉन्टल होती है, एकदम सीधी होती है, तो वो जो गले से सीधा वो कान के बीच वाले पर्दे में वहाँ जाती जी है। जी तो अगर दूध बॉटल से पी रहा है तो उसको पता नहीं कितना अमाउंट अंदर जाएगा, तो वो डायरेक्टली वो नली से वो कान के बीच में चला जाता है और वहाँ जाके उस एरिया में इन्फेक्शन करता है। इसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं। इस वजह से वो दर्द हो सकता है, पर्दा फट सकता है। तो हमेशा कोशिश करें बच्चे को बॉटल से फीडिंग ना करवाएं, सुलाते सुलाते फीडिंग ना करवाएं। और अगर कफ कोल्ड हो रहा हो तो हमेशा वो डॉक्टर को दिखाएं और उसके लिए मेडिसिन लें। जी। सर, हम अक्सर देखते हैं कि पैकेट वाले स्नैक्स में मौजूद प्रिजर्वेटिव और केमिकल बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर डालते हैं? अब देखिए, ये प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो कई बार अगर ज़्यादा एक्सेस कंटेंट में लिया जाए तो जी वो जी बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। कई बार बच्चों को ये सूट भी नहीं करते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ऐसे फूड पैकेट्स को लें, चिप्स को लें बच्चों को खिलाने के लिए, तो ऑलवेज़ आप उनके कंटेंट को पढ़ें। आपको लग रहा है उसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, कोई केमिकल ऐसा है जो ऐसा प्रिजर्वेटिव है जिसकी वजह से वो बच्चे को हार्म हो सकता है। आप कंटेंट की मात्रा देखिए, अगर आपको लग रहा है तो भी हमेशा वो लिमिटेड अमाउंट में ही आपको लेना जी बहुत ज़रूरी है। सर, आजकल के कई बच्चे खाना ठीक तरीके से नहीं खाते हैं, तो उस समय माता पिता क्या करें और एक बच्चे की सही डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हम सबसे पहले बहुत सारे माता पिता थे कि हम सब चीज़ें खिलाने की है वो ट्राई कर चुके हैं, सब चीज़ें बना के दे चुके हैं, पर बच्चा खाना खाता ही नहीं है। तो क्या किया जाए? देखिए, आपको बच्चों की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि बच्चे को एकदम से आप कोई भी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते। आप जो नई जी चीज़ बना के दोगे वो उसको टेस्ट करेगा। बच्चे का टेस्ट बनने में टाइम लगता है, कोई भी चीज़ को एडेप्ट होने में टाइम लगता है। अब जी आप एक बार नया चीज़ खिलाओगे, उसके बाद में आप कहोगे कि बच्चे ने तो खाया ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने एक चीज़ को कम से कम 8 से 10 बार उसको टेस्ट करवाया है, तब जाके आप कह सकते हो कि नहीं, ये मेरा बच्चा इस चीज़ को नहीं पसंद करता है, जी नहीं जी खा रहा है। तो हमेशा जब भी आप ट्राई करो, ट्राई करें धीरे धीरे स्लोली, कि आपका बच्चा वो 8 से 10 बार वो फूड को टेस्ट करे, तभी वो टेस्ट बड उसके है वो ससेप्टिव होंगे उस चीज़ के लिए। जी और आप चेंज करते रहें अपने फूड में। फूड बनाने की थकावट या आप ये चीज़ नहीं कर सकते, उसके लिए चिप्स है जो इजी वे आउट है, वो चीज़ों की तरफ उनको ना प्रोत्साहित करें कि चिप्स खा लीजिए, बर्गर खा लीजिए, वो उनको टेस्टी लगता है। बिकॉज उनमें जो चीज़ें हैं वो एक्सेसिव कंटेंट होती है, ठीक है, सॉल्ट ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ होती है जो टेस्टी होती है, बट टेस्टी फूड हमेशा अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो जो टेस्टी नहीं है वो चीज़ भी हमें बच्चे को देनी है, जो न्यूट्रिशनल है कंटेंट और वो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, वो चीज़ हमेशा देनी चाहिए। तो जैसे आपने अभी न्यूट्रिशन का नाम लिया, तो बच्चों के शरीर और मानसिक विकास में न्यूट्रिशन की क्या भूमिका रहती है?
जैसे बच्चे की न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, बच्चे का वो ब्रेन अच्छा रहेगा, उनको सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे, तो वो बच्चे के ब्रेन को डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, उसके मेमोरी शार्प करेंगे, सारे न्यूट्रिएंट अच्छी चीज़ें मिलेगी तो आयरन मिलेगा, सारे मल्टीविटामिन्स मिलेंगे, तो बच्चा वो ग्रोथ जल्दी करेगा, स्मार्ट बच्चा बनेगा, ठीक है, ग्रोथ होगी, हाइट अच्छी बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें वो न्यूट्रिएंट पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, और वो न्यूट्रिएंट ही हमें सही करना है कि हमें ये फिक्स करना है कि हमें डाइट में इतनी चीज़ें लेनी है, वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए इस न्यूट्रिएंट के साथ साथ में। या अगर बच्चे की ग्रोथ की बात करें तो हमेशा इंडोर गेम की जगह हमेशा आउटडोर गेम्स को मोर ज़्यादा वेटेज देना है, क्योंकि आजकल बच्चे इंडोर अपने आप में ही एक रूम में एक कॉर्नर में जाके मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, टीवी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट हमें अवॉइड करवाना है वो चीज़ों को, क्योंकि अगर जब तक बच्चा बाहर नहीं जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, तो उसकी वो बेजल मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ेगी, उसकी एनर्जी जो है वो रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होगा। तो वो जितना बाहर फिजिकल एक्टिविटी करेगा उतना ज़्यादा वो खाने के लिए या उतना ज़्यादा हेल्दी डाइट वो लेगा, और उसके ज़्यादा बॉडी का डेवलपमेंट होगा, नेचुरली ग्रोथ भी बढ़ेगी उसकी। तो इसीलिए, और एक मोबाइल में कंटिन्यूसली देखने से बहुत सारी बॉडी को हार्म्स भी होते हैं, बहुत सारी रेस है वो बॉडी को डैमेज कर रही है, आइज़ को डैमेज कर रही है। तो हमेशा कोशिश करो कि बच्चा कोई एक तो गेम ऐसा होना चाहिए जिसमें वो फिजिकली आउटडोर प्ले करे। सर अपन बच्चों के टीका वैक्सीनेशन पे आते हैं, जी, तो सर बच्चों के लिए टीकाकरण क्यों ज़रूरी होता है? देखिए बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको वो वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। तो प्रिवेंट, लोग क्या समझते हैं कि वैक्सीनेशन दे दिया इसका मतलब कि ये बीमारी होगी ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक मिथ है कि वैक्सीनेशन दे दिया तो बच्चे को बीमारी ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन करने से उस बीमारी का जो खतरनाक लेवल है, हम वो लेवल तक बच्चे को जाने से रोक रहे हैं। उससे पहले ही हल्का सा उस बीमारी का जो असर है वो कम होके और बीमारी नॉर्मलाइज हो जाती है। तो इसीलिए जो जन्म से ही बच्चे बीसीजी का, टीबी का वैक्सीन देते हैं, पोलियो का वैक्सीन पिला रहे हैं, उसके बाद में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, मीजल्स, मम्स, रूबेला, बहुत सारे जो निमोनिया के वैक्सीन आ रहे हैं, डायरिया के लिए जो दस्ते लग रही है, रोटा वायरस का वैक्सीन आ रहा है, तो बहुत सारे आजकल ऐसे वैक्सीन आ गए, चिकन पॉक्स का वैक्सीन है। तो ये सारे वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए है। तो आप बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं, वो उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी इम्यूनिटी बनेगी। तो कभी फ्यूचर में इस तरीके का कोई इन्फेक्शन होगा तो बच्चा है वो उसकी सीरियसनेस पे नहीं जाएगा, एक डेड एंड पे नहीं जाएगा उसके, और वो पहले ही बच्चा है वो जल्दी है वो क्योर करेगा। तो इसलिए मैं सब पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वैक्सीनेशन देने से ये हो गया वो हो गया, बट डेफिनेटली यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो बच्चों की न्यूबॉर्न बेबीज़ की या जो 5 साल तक के, जो 10 साल तक के वैक्सीनेशन हैं, वो उनको टाइमली और रेगुलर अपने वैक्सीन चार्ट में लिखवाएं, उनको टाइमिंग रखें, क्योंकि फ्यूचर में आपको उस कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सो डेफिनेटली अपने बच्चे को प्रिवेंशन के लिए वो वैक्सीनेशन करवाएं। सर जैसे कि आपने अभी कहा था कि बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो बच्चों में स्क्रीन टाइम और उनकी बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइम उनके दिमाग, आंखों और व्यवहार को किस तरह प्रभावित कर रहा है? देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्क्रीन टाइम जो है वो बच्चों को बहुत ही एक आइसोलेटेड जोन में लेके जा रहा है। मतलब बच्चा उसमें अपने आप को अकेले ही रखना चाहता है, किसी को सराउंडिंग में, किसी को साथ में नहीं चाहता कि कोई उसके साथ में रहे, और रहे तो भी वो जैसा कर रहा है उसको आप देख लो। भले आप अगर आप मोबाइल को टच करना चाहोगे तो बच्चा है वो टच करने नहीं देगा, या फिर वो टेम्पर टेंट्रम थ्रो करेगा, एक्सेसिव क्राई करने लगेगा, मोबाइल फेंकने लगेगा, चीज़ें फेंकने लगेगा। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है, वो उसके ब्रेन के अंदर ऐसा साइकोलॉजिकल चेंज हो चुके हैं कि बच्चा अब उस चीज़ को छोड़ नहीं सकता, आपकी आदत लग चुकी है। तो आदत को छोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चा जब ऐसे ही कंटेंट जिसका कोई मतलब नहीं है, आप सेकंड्स में आप जो चीज़ों को स्क्रॉल कर रहे हो, तो उससे उसका अटेंशन जो टाइम है वो अटेंशन टाइम बहुत कम हो रहा है। बच्चा 2 सेकंड 3 सेकंड से ज़्यादा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो वो बच्चा अगर इनिशियल जन्म 2 3 4 5 साल में अगर इतना छोटा कॉन्सेंट्रेशन है, शॉर्ट स्पान है कॉन्सेंट्रेशन का, तो जब बड़ा होगा, स्कूल जा रहा है, तो वहाँ पे वो कहाँ कंसंट्रेशन कर पाएगा, वो अपना कंसंट्रेशन नहीं दे पाएगा, और इसीलिए ये इधर उधर कंटिन्यूसली वो चीज़ें वो करते रहते हैं। इससे नॉलेज कुछ नहीं मिल रहा है उनको, जस्ट टाइम, स्क्रीन टाइम दे रहे हैं ज़्यादा,
वेव्स आ रही है, स्किन उनकी आईज़ ख़राब हो रही है, तो आईज़ का भी वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख रहे हैं जो उनको सही एज पे ही सीखनी चाहिए, या जिनका पता उन्हें सही एज पे ही पढ़ना चाहिए। जी पर उससे पहले ही वो उनके लिए वो वो जान पा रहे हैं। मतलब आज तो सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट इतना बड़ा है कि आप जो भी टाइप करते हो हर चीज़ मिल जाती है आपको। तो उनका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा वाइड हो गया है। जी तो बिल्कुल। कुछ भी चीज़ है जो उनको नहीं देखनी चाहिए, उनकी एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, वो चीज़ भी वो कंटेंट देखते हैं। और उसके बाद में उनके बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस चलते रहते हैं दिमाग के अंदर। तो हमेशा हमें इसका टाइमिंग 2 ईयर्स तक तो बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं करवाना चाहिए। उसके बाद में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स से हमें स्क्रीन टाइम धीरे धीरे देना चाहिए जी उसको। जी जी। तो सर इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, स्क्रीन फ्री टाइम होना चाहिए। आप जब भी देख रहे हो कि बच्चा स्क्रीन लेके बैठता है, तो आप उनको फैमिली टाइम चाहिए। पेरेंट्स जो है वो खुद अपना मोबाइल पहले साइड में रखे और उसके साथ में बैठे। जी तभी बच्चा समझ पाएगा कि भैया ज़िंदगी में सिर्फ मोबाइल ही नहीं है, हमें आपस में बैठ के बात भी करना है, फैमिली में एक साथ में खाना भी खाना है। तो एक रूटीन टाइम फिक्स करिए कि आपको यही टाइम पे बैठ के खाना खाना है, आपको टेबल पे ही आना है, डाइनिंग टेबल पर यहीं पे ही हम लोग खाना खाएंगे, लंच भी यहीं करेंगे, डिनर भी यहीं करेंगे। उसके बाद में आप आउटडोर गेम्स के प्लान बनाइए, जिसमें आप पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा होकर बाहर जाओ, कुछ आउटडोर गेम्स खेलो, जिसमें बच्चा इन्वॉल्व होगा। तो उसको समझ में आएगा कि ज़िंदगी सिर्फ मोबाइल ही नहीं है, ज़िंदगी उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में है। तो वो उस चीज़ को समझ पाएगा। और धीरे धीरे जिसको एडिक्शन लग गया है उसको धीरे धीरे आपको हटाना पड़ेगा, कि आप आउटडोर गेम की तरफ उनको मूव करो, बाहर जाके खेलेंगे वो गेम्स। मोबाइल के स्क्रीन टाइम फिक्स करिए। मोबाइल की जगह आप बड़ी टीवी पे दिखाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर वो नहीं मान रहा है तो। क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, स्पेस है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखते हैं। टीवी फिर भी एक डिस्टेंट पे है, और आप अगर उस पर लिमिट कर पाओ तो थोड़ा सा आप उनकी आइज़ को बचा सकते हैं। तो सर आज के समय में पीडियाट्रिशियन के लिए क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है? पीडियाट्रिशियन के लिए देखिए, बेसिकली पीडियाट्रिक भी एक भी बहुत बड़ी वास्ट ब्रांच हो चुकी है। इसके अंदर न्यूनेटोलॉजी, जो न्यूबॉर्न होते हैं, प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं, उनके स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको न्यूनेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसके बाद में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हो गया है, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हो गया है, पीडियाट्रिक का वो नेफ्रोलॉजी एक अलग ब्रांच आ गई है, पीडियाट्रिक जी एलर्जी एक अलग ब्रांच आ गई है, पीडियाट्रिक एक इन्फेक्शियस डिजीज अलग ब्रांच आ गई है। तो बहुत सारी ब्रांचेज अब पीडियाट्रिक में ही अपने आप में खुल रही है। और नई नई है वो जो जो रिसर्च हो रही है उस हिसाब से बहुत सारी नई नई ब्रांचेज आगे आ रही है। तो पीडियाट्रिक अपने आप में एक बहुत वास्ट ब्रांच है। तो उसके अंदर तो बहुत सारे स्कोप है आगे पढ़ाई करने के लिए भी और अपना करियर बनाने के लिए। सर हर पेरेंट्स और फैमिली के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? पेरेंट्स और फैमिली के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि पेरेंटिंग आज के टाइम में अगर उसको आपको इजी पेरेंटिंग बनाना हो, तो हमेशा सोचिए कि आपका बच्चा सिर्फ आपको कॉपी कर रहा है। आप जो करोगे वही आपका बच्चा आपको फॉलो करेगा और आपसे वही चीज़ें सीखेगा। उसका ब्लेम हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। जी तो पेरेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंटिंग इतनी इजी नहीं है जितना हम देख रहे हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि बच्चे को अपन खुद करके एक्ट करके उनको दिखाएं कि ये चीज़ें ही सही है। और वो आप कहने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप सही चीज़ें करेक्ट राइट चीज़ें करोगे तो आपको देख के भी वो सही चीज़ें सीखेंगे। और वो एक राइट पेरेंटिंग का है, वो आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। एक टाइम टेबल फिक्स करो, खाने पीने का एक स्केड्यूल सेट करो। और डांटना नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि बच्चा मान नहीं रहा है तो ये एक थप्पड़ लगा दी, 2 थप्पड़ लगा दी, क्या करूँ मैं सर, परेशान रहता हूँ या परेशान रहती हूँ, समय टाइम ऑफिस में इतना बिजी रहती हूँ कि अब क्या कर सकती हूँ, दिन में आता हूँ घर पे बच्चा परेशान करता है। तो ऐसा ना करें, ये उसके ब्रेन पे नेगेटिव सिग्नल भेजता है। अगर आपने उसकी जो चीज़ उसने बोला मुझे ये चीज़ चाहिए, जिद किया, उसको आपने अपने एंगर जो ऑफिस का स्ट्रेस था उसके लिए उसको थप्पड़ मार दिया, तो उसके माइंड सेट एक बैठ गया नेगेटिव इम्प्रेशन कि अगर मैं कुछ मदर को या फादर को बोलूँगी या बोलूँगा तो वो उनका स्ट्रेस का जो है वो उसको मार ही पड़ने वाली। तो वो बच्चा वो साइलेंट होने लग जाएगा, आपसे कभी भी कनेक्ट नहीं करने की कोशिश करेगा, अपने हिसाब से वो दबके रहने लगेगा, मोबाइल में ही फिक्स हो जाएगा। तो ऐसा ना करें। पेरेंट्स बच्चों के साथ में बैठें, बात करें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें आके बताएं, हम उससे रिगार्डिंग जो भी हेल्प सॉल्यूशन है आप उनको अच्छे से सॉल्यूशन दें। कभी डांटें नहीं। कि अगर कोई गलती भी बताता है तो उनको बोले कि ये गलत चीज़ है,
अगली बार से इस तरह की गलती ना करें। अभी हम इसमें आपके साथ में, आप इसको करेक्ट करेंगे। अगर आपने कुछ गलत किया तो उसके लिए आप सॉरी बोलें। उनको सिखाएं सॉरी बोलना, कि आपको जब गलत करते हैं तो उसको सॉरी भी बोलना है, और अगर वो कुछ अच्छा काम करता है तो उसको अप्रेजल भी करना है, प्रेज भी करना है। तो नॉर्मली जैसे आप करते हैं सब लोग, तो ये वाली चीज़ को आप एक बार ट्राई करें, तो डेफिनेटली आपको वो अपनी पेरेंटिंग की जर्नी में बहुत हेल्प मिलेगी। सर अभी कुछ मिथ और फैक्ट के बारे में अपन जब बात करेंगे, सर बेबी वॉकर बच्चों के लिए सही है या गलत है? देखिए, बेबी वॉकर बच्चों के लिए कभी भी सही नहीं है। बेबी वॉकर देने से पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा जल्दी जल्दी चलना सीख जाएगा, ठीक है। वो एक इस तरीके की मशीन है जिसमें आप बच्चे को रख रहे हो, और जब धक्का दे रहे हो उसमें बच्चा अपना पैर नहीं चला रहा है। उसके अंदर दो नीचे पहिए लगे हैं, वही बच्चे को एक स्पीड के साथ में ले जा रहा है, जिस स्पीड को आपका बच्चा है वो कोप अप नहीं कर पा रहा। तो उससे क्या होने वाला है, बच्चा तो आगे चला गया, आपको अच्छा फील हो गया बच्चा आगे चला गया, बट आपके बच्चे ने वो मूवमेंट किया ही नहीं। आपके बच्चे की जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे जाके ख़राब हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी उनकी, तो वो काम नहीं कर पाएगी। उसके बाद में जब आप उनको वॉकर से निकालते हो तो वो प्रॉपरली चल नहीं पाते हैं, उनके चलने में वो डिफरेंस आने लगता है। तब वो टो वॉकिंग करने लगते हैं, मतलब पैर को ऐसे ऊपर करके और फिर टो पे वॉक करने लगते हैं, क्योंकि वो उस हाइट को मैच नहीं कर पाते। उसको करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए वो टो पे वॉकिंग करने लगते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी भी वॉकर यूज़ कर रहे हो और किसी को गिफ्ट में वॉकर दे रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी को गिफ्ट में वॉकर ना दें, ठीक है। और मना करें, अगर कोई वॉकर यूज़ भी कर रहा है तो हमें वॉकर यूज़ नहीं करना है। उसके लिए नहीं, आप उसको फ्लैट सरफेस पे छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली वो सरफेस के ऊपर धीरे धीरे चलने लगेगा, क्रॉलिंग करने लगेगा और गिरेगा और सीखेगा। तो इसी को ये वो हम डेवलपमेंट कहते हैं। जी ठीक है। सर काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी होती है। जैसा हमने डिस्कस किया, काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी नहीं होती, ऐसा कहते हैं, सुंदर दिखती है, ये सब चीज़ें, बट उसके नुकसान बहुत ज़्यादा है, फ़ायदे बहुत कम है। अगर आप नज़र के लिए लगा रहे हो तो आप ऊपर भी लगा सकते हो, हथेली पे लगा सकते हो। काजल को अंदर की तरफ लगाने से वो काजल अंदर जाता है, केमिकल रिएक्शन करता है, और वो काजल किस तरीके से बनी हुई है अगर वो आप देखोगे तो आप उसको कभी नहीं लगाओगे, और इसकी वजह से वो जान जाने का भी जोखिम रहता है। तो बहुत ही डेंजर है वो बच्चों के लिए। तो हमेशा हमें कोशिश करना है कि इतना खतरा सिर्फ एक सुंदरता के लिए क्या हमें लेना है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की लाइफ के साथ में खेलना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ करनी चाहिए किसी भी पेरेंट को। तो डेफिनेटली काजल है वो बच्चे की आईज के लगाने के लिए सेफ नहीं है। मतलब काजल लगानी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए काजल को। सर क्या बाल मुंडवाने से बाल घने आते हैं बच्चों में? देखिए, ये भी एक मिथ ही है। बाल मुंडवाने से जितने हेयर फॉलिकल है वो उतने ही उसी तरीके से ही वो ग्रो करेगा। ग्रो करने की स्पीड जो है वो अलग रहती है हर बच्चों में, ठीक है। तो बाल कितने आएंगे, सेव करने से ज़्यादा हेयर फॉलिकल नहीं बनने वाले हैं। तो बच्चे की जेनेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वो डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे के बाल है वो कैसे आएंगे। तो उसके लिए जल्दी मुंडवा देना या फिर वो नाई के पास ले जाके मुंडवाना या अनसेफ तरीके से वो मुंडवाना, वो सबसे खतरनाक हो सकता है। अगर एक कट आप किसी नाई को बुला के अगर क्लीन या नया आप ब्लेड लेके नहीं कट करवाते हो, अगर एक कट लग गया तो उससे अगर बच्चे को इन्फेक्शन हुआ तो वो डायरेक्टली वो ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, उससे बच्चे को झटके आ सकते हैं, उसकी जान का जोखिम आ सकता है। तो आप जब भी करवाएं, बाल कटवाने के लिए, बाल मुंडन करवाने के लिए जाएं, तो कोशिश करें कि रेजर की जगह ट्रिमर से आप हेयर कट करवाएं उसका, जिससे क्या है कि वो कट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। और क्लीन नया ट्रिमर लें या फिर नई ब्लेड लें, उससे आप वो हेयर कट करवाएं। जितना प्रिकॉशन हेयर कट करने से पहले आप उसको सैनिटाइजर से या फिर बीटाडिन से क्लीन कर सकते हो, जो प्रिकॉशंस आप रखना चाहिए आपको, और उसके बाद में हेयर कट करवाना चाहिए। सर तेल की मालिश करने से बच्चे ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं? बिल्कुल, ये एक सही चीज़ है कि तेल की मालिश करने से हमेशा वो स्किन जो है, अपने बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन बोलते हैं स्किन को। तो जब भी आप स्किन को ऑयल से मालिश करोगे या मसाज करोगे, तो वो आपकी स्किन के ऊपर की जो वेसल्स है उनको है वो ज़्यादा ब्लड फ्लो ज़्यादा बनेगा। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो बनेगा उतना ज़्यादा है वो आपकी बॉडी मैच्योर होगी, आपका बेबी हेल्दी रहेगा, उसकी है वो मसल टोन वगैरह सब अच्छी बढ़ेगी, अच्छे से एक्टिव रहेगा बच्चा। तो डेफिनेटली उसकी है वो हेल्थ के लिए और बच्चे को स्ट्रांग बनाने के लिए
एक जेंटल मसाज बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कहना चाहूँगा जेंटल मसाज बहुत इम्पोर्टेंट है। मसाज करते हैं न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कई दाई माँ आती है, वो मसाज के नाम पे बच्चे को ऊपर से उल्टा उल्टा घुमाने लगती है, एक हाथ से इधर से खींचती है, एक हाथ से इधर से खींचती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मारती है। तो ये सब चीज़ें करना सही नहीं है, इससे बच्चे को डैमेज हो सकता है, उसकी क्लेविकल रहती है, ये बहुत ही सॉफ्ट रहती है, इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, स्वेलिंग आ सकती है, हाथ की हड्डी खिंच जाने के चांसेस रहते हैं, बहुत सारी रिब्स है वो टूटने के चांसेस रहते हैं। तो पेरेंट्स आपके रिक्वेस्ट है कि आप मसाज खुद ही करें, बहुत जेंटल ऑयल का मसाज करना होता है जो बच्चे के लिए हेल्पफुल रहता है। ऑयल लगाने के 1 घंटे के बाद में आप उसको क्लीन कर दें, ज़्यादा देर तक ओवरनाइट नहीं रखना ऑयल लगा के। और ओवरऑल देखें तो बच्चे के लिए वो मसाज हेल्दी होती है, बट सही तरीके से और की हुई मसाज ही हेल्पफुल रहती है। सर इसमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए बेसिकली सबसे बढ़िया आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, फिगारो का ऑयल यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें होती है, कई लोग हैं वो सरसों का तेल यूज़ करते हैं, जो सरसों का तेल नहीं यूज़ करना चाहिए, बहुत जलन होती है उससे, और बच्चे की स्किन के लिए भी वो सही नहीं है और बहुत सेंसिटिव तेल होता है। तो सबसे बेस्ट तो मैं यही कहूँगा कि आप कोकोनट का ऑयल यूज़ करो या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी पेरेंट्स को, बच्चों के लिए। जी। और सर आपका द संदीप शो में बता रहे, सर इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।